नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुराल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र भारत राजनीति की किताब का अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। और आज है हमारा उसका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 1, 2, 3 हम लोग कवर कर चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि एक दल के प्रभुत्व में और एक दलीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर होता है। कांग्रेस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। स्टार्टिंग के 3 चुनावों में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहता है वो हम लोग जान चुके हैं। काफी बेसिक बातें हम लोग जान चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। ठीक है, तो ये प्रभुत्व किस प्रकार से रहता है, डोमिनेंस किस प्रकार से रहता है, ये भी जानेंगे। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस प्रकार का एक जो दल का प्रभुत्व है क्या वो भारत में ही देखने को मिलता है या अन्य देशों में भी देखने को मिला है। फिर बात करेंगे कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में है। तो ये सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन क्या है और किस प्रकार से कांग्रेस को उससे जोड़ा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। ये देखिए, ये अभी तक हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि कांग्रेस का प्रभुत्व है, कांग्रेस का डोमिनेंस है, नो डाउट। ये जब आपने चैप्टर स्टार्ट करा उसी समय आपको समझ में आ गया। और जब हमने प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व था, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस था, वो जब देखा तो वो भी आपको समझ में आ गया। जिसमें पहले इलेक्शंस में 489 में से 364 सीटों का जीतना, फिर दूसरे इलेक्शंस में 494 में से 371 सीटों का जीतना और फिर वापस 494 में से 361 सीटों का जीतना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस का दबदबा रहा है। और ये सिर्फ केंद्र की स्थिति थी, राज्यों में भी अगर बात करें तो हर राज्यों में, अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति को हमें यहाँ पर 2 बातें मूलभूत से हमें समझनी है इस टॉपिक में। पहली बात तो ये कि क्या ऐसा जो दौर रहा है जहां पर एक पार्टी का दबदबा रहा है, तो क्या वो सिर्फ हमारे देश में रहा है, और दूसरा ऐसे क्या कारण रहे हैं कि कांग्रेस का ये प्रभुत्व, ये डोमिनेंस बना रहा, दूसरी पार्टियां क्यों नहीं। और तीसरा अगर हम कहीं डिस्कस करेंगे तो ये करेंगे कि हमारा एक दल का प्रभुत्व और दूसरे देशों के साथ जो एक दल का प्रभुत्व रहा है वो कैसे कॉमन रहा है या कैसे डिफरेंट रहा है वो जानेंगे। सबसे पहले एक एक मुद्दे पर अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं ये कहूं कि एक दल का जो प्रभुत्व है वो हमारे देश में ही नहीं अलग अलग देशों में भी रहा है, परंतु उसका जो नेचर है, उसका प्रकृति है, उसका जो रूप है वो अलग अलग रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दलीय शासन व्यवस्था की बात करूं तो काफी देशों में क्या हुआ, एक दलीय शासन व्यवस्था को अपना लिया गया। कहीं कहीं पर संविधान ने मान्यता दे दी कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होगी, एक दल होगा। ये मान्यता ऑलरेडी दे दी गई। जब ऐसी मान्यता दे दी गई तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए, इलेक्शंस लड़े, ऐसा कोई भी सेंस नहीं बचता। वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी बच करके रहेगी और वही चुनाव लड़ेगी, लड़े या ना लड़े, और वही पार्टी पर शासन करती जाएगी। जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दलों के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो कहीं कहीं संविधान ने ही ये मान्यता दे दी, कहीं कहीं पर यह बोला गया कि अब भी नहीं, परंतु कुछ समय बाद हम लोकतंत्र को अपनाएंगे, इसलिए एक पार्टी का शासन है। तो यहां पर दूसरे देशों में लोकतंत्र को हानि पहुंचा करके हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को यूं उठा करके साइड में रख दिया गया और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक शासक ने अपनी इच्छाएं, अपनी विचारधारा को पूरा करने के लिए क्या करा, लोकतंत्र को साइड में रख करके उसने एक तानाशाही शासन चला लिया, एक सेना शासन जो है वो शासन चला लिया। तो एक दलीय व्यवस्था आपको काफी देशों में देखने को मिलेगी। और एक दल का जो प्रभुत्व है, जैसा कांग्रेस का भारत में रहा है उसी प्रकार से एक पॉलिटिकल पार्टी रही जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये कहां पर थी बच्चों, ये थी साउथ अफ्रीका में। उसी साउथ अफ्रीका, उसी दक्षिण अफ्रीका में जहां के बारे में हम नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ते हैं, हम नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में कौन थे, नेल्सन मंडेला जी थे। अब नेल्सन मंडेला जी ने बहुत समय तक संघर्ष करा, स्ट्रगल करा और गोरे और काले का भेदभाव खत्म करा। जब गोरे काले का भेदभाव खत्म हुआ तो काफी समय तक साउथ अफ्रीका पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने राज करा है। क्यों? क्योंकि वही मानसिकता थी जैसे कि हमारे भारत में थी कि कांग्रेस ने हमें गोरों से आजादी दिलाई है, तो यहां पर भी यही मानसिकता थी कि नेल्सन मंडेला जी और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने हमें इस भेदभाव से मुक्त कराया।
तो अब ये वाला सिस्टम और इंडिया का सिस्टम लगभग लगभग सिमिलर सा है, परंतु हम देखें एक दल ये व्यवस्था हमारे देश में नहीं रही। हमारे यहाँ पे संविधान ने पूर्ण रूप से कहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, बहु दल जो व्यवस्था है वो हो सकती है, ऐसा नहीं एक ही पार्टी हो। हमारे यहाँ पर कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा है, दूसरी पार्टियों ने भी चुनाव लड़ा, किसी पार्टी को रोका नहीं गया, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने लोकतंत्र को साइड में नहीं रखा, हमने लोकतंत्र को अपनाया है। हाँ, लोकतंत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा कि स्टार्टिंग में मतदान कैसे करवाएं, किस प्रकार से पार्टी सिस्टम होगा, क्या नहीं होगा, इन सब का समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु हमने लोकतंत्र को साइड में नहीं रखा है। तो सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि हमारे देश में जो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, इस प्रकार का प्रभुत्व सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ देखने को मिलता है, दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलता जुलता है। परंतु ये ऊपर के अगर 2 पॉइंटों पे डिस्कस करें तो हमारे देश का एक दल का प्रभुत्व बिल्कुल भी इनसे मिलता जुलता नहीं है। ना तो हमारे संविधान ने कहा कि एक ही दल होगा और ना हमने लोकतंत्र को साइड रखा है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों, वाई कांग्रेस का प्रभुत्व है तो क्यों है। अब इसके कुछ कारण हैं। कारण कौन कौन से? सबसे पहला जो कारण है वह यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस थी, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस थी। अब स्वतंत्रता पाना सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो गया था, एक बड़ा सपना हो चुका था कि नहीं भाई अब तो हमें गौरव से आजादी चाहिए, और उन्हें गौरव से आजादी दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है वो कांग्रेस पार्टी निभाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर 1885 में बन जाती है, गठित हो जाती है, और 28 दिसंबर 1885 से शुरू हो जाती है कि नहीं अब हमें आजादी दिलानी है, अब हमें भारत को आजादी दिलानी है, भारत को आजादी दिलानी है। तो काफी जो लोग हैं वो आजादी के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ते जाते हैं, आंदोलन में चलते जाते हैं। एक चेहरा बन चुका था कांग्रेस पार्टी कि आजादी किसने दिलाई? कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। आजादी किसने दिलाई? कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। तो लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति जो सम्मान है वो बिल्कुल हाई लेवल पे बैठ चुका था। जब संविधान बनकर के तैयार हुआ और प्रथम लोकसभा इलेक्शंस का घोषणा हुई कि भाई पहले लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे, पहले लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे, तो बोला ठीक है करा दीजिए। अब इनमें जितने भी नेता खड़े हुए उनमें से ज्यादातर नेता कांग्रेस के साथ थे, और जो नेता खड़े हुए वो ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्रता में भागीदार थे, और वो सारे के सारे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तो क्या है, पर्सनली लोग जानते थे हाँ यार देखो इस व्यक्ति ने आजादी दिलाने में बहुत संघर्ष हमारे साथ करा है, इस व्यक्ति को तो जीत करके जाना चाहिए। और दूसरा वो कांग्रेस का था तो वैसे ही मोड़ लग गई, कांग्रेस तो वैसे ही उस समय मतलब बड़ी पूजनीय पार्टी थी, नहीं सब कांग्रेस से अलावा कोई दूसरा था ही नहीं, क्योंकि हमें उसने आजादी दिलाई। तो पहला कारण तो यह था कांग्रेस का भारत में एक दल प्रभुत्व बनाने का, कि कांग्रेस के पास स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? कांग्रेस के ऊपर आई, और लोगों ने कांग्रेस को वोट देकर के जीता है। दूसरी बात इनके पास अपना पूरा संगठन था। ठीक है, हम इसको ये कहेंगे कि जो पूरा संगठन है, ये नहीं आएगा, ठीक है, पूरा संगठन था। अब देखो कोई भी दूसरी पार्टी बनेगी, 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद 51-52 में चुनाव हुए। अब एक नई पार्टी बनाने में काफी समय लग जाता है, ठीक है, पार्टी बनाई, लोगों को जोड़ा, उनको अपनी विचारधारा समझाई और करा, ये सब कुछ करा, काफी समय लग जाता है। परंतु कांग्रेस को समय लगाना ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस तो काफी समय से अपनी विचारधारा समझाते हुए आ रही है, भाई हम तो भारत के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो कांग्रेस का संगठन ऑलरेडी बना हुआ था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस के कार्यकर्ता फैले हुए थे, तो उनको किसी प्रकार की ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। मतलब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ऑलरेडी सब कुछ रेडी था, और दूसरी पार्टी को कुछ रेडी करने के लिए समय चाहिए था, और इतना समय उस समय था नहीं कि 51-52 के पहले चुनावों में आप कांग्रेस को टक्कर दे सको। अगर आज भी कोई पार्टी बनती है तो इनिशियली जो चुनाव होते हैं वो तो हारती है, फिर 5 साल 10 साल 15 साल बाद उस पार्टी का धीरे धीरे नाम होना शुरू होता है, लोग उसको जानते हैं, उसके नेताओं को जानते हैं, उनके कामों को देखते हैं, और फिर वो पार्टी सरकार बनाने के लिए सक्षम होती है। तो उस समय में तो हम ये मान ही नहीं सकते कि कोई पार्टी इतनी जल्दी खड़ी हो जाएगी। तो एक तो स्वतंत्रता की विरासत उनको मिली, और दूसरा उनका संगठन ऑलरेडी तैयार था, जो कि दूसरे पार्टियों को करना पड़ा। तो यहां पर अगर कहें कि कांग्रेस ऑलरेडी तैयार थी, तो उस चीज का फायदा कांग्रेस को इन चुनावों में हुआ है, और फायदा लंबे समय तक हुआ। कब तक हुआ? मैं कहूं कि 1952 से लेकर के 1989 तक का जो दौर रहा है वो पूरा कांग्रेस का दौर रहा है। 1952 से 89 तक का जो दौर रहा है, जो टाइम पीरियड रहा है, वो कांग्रेस का रहा है। और फिर अगर 1989 से लेकर के 2014 तक का दौर रहा है, वो गठबंधन की सरकार का दौर रहा है।
कोएलिशन गवर्नमेंट्स की सरकार का दौर रहा है। और 2014 के बाद अगर अभी तक बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी का दौर चल रहा है। ठीक है, 14 के इलेक्शंस बीजेपी ने जीते, फिर 19 के इलेक्शंस बीजेपी ने जीते और 24 के इलेक्शंस अगले साल हो जाएंगे। देखते हैं कौन सी पार्टी विजयी होती है, क्या कौन से नेता विजयी होकर के आते हैं। तो 52 से 89 तक का जो टाइम पीरियड है वो कांग्रेस का टाइम पीरियड रहा है। बीच में सरकार कुछ वर्षों के लिए हटती है, गठबंधन की सरकार बनती है, परंतु फिर से कांग्रेस की सरकार पे लोग विश्वास जताते हैं और कांग्रेस की सरकार को लेकर के आ जाते हैं। तो ये कारण ऐसे थे जिन कारणों के कारण कांग्रेस का लंबे समय तक भारत में प्रभुत्व बना रहा, और उसी प्रभुत्व के बारे में, एक दल की प्रभुत्व के बारे में हम इस चैप्टर में, इस आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं। आइए आगे का जानते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये भारत में ही हुआ हो, कि वह भारत ही है जहां पर एक दल का प्रभुत्व रहा। एक दलीय शासन व्यवस्था में और एक दल के प्रभुत्व में बड़ा अंतर है। हमने एक दल प्रभुत्व को अपनाया था, प्रभुत्व को अपनाया भी नहीं, वो परिस्थितियां ऐसी थी, ये सारी परिस्थितियां ही पड़ी हैं कि कांग्रेस का ही प्रभुत्व क्यों। तो ये कारण हम लोगों ने पढ़े हैं जिन कारणों के कारण कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है। तो हमने चुना भी नहीं, उस समय की कंडीशंस ऐसी थी कि नहीं साहब कांग्रेस का प्रभुत्व ही होना था। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं जहां पर एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। यहां पर ये पार्टी वो वाली पार्टी नहीं है, ठीक है ना, वो वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी का मतलब क्या है? दल, राजनीतिक दल। ओके तो कुछ कभी ज्यादा इंटेलिजेंट मत बन जाना, ठीक है। पार्टी में आप लोग और कुछ लिख करके आ जाओ। जो पढ़ रहे हैं वो तो नहीं बनेंगे ज्यादा इंटेलिजेंट, मुझे पता है, वो तो पार्टी का मतलब समझ जाएंगे, एक राजनीतिक दल ही है, ठीक है। पर जो नहीं पढ़ रहे हैं और किताब खोल करके देखें तो कुछ भी लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं लिखना है। ये सच में कि बहुत गलत मानसिकता सामाजिक विज्ञान के विषयों को लेकर के लोगों ने बना रखी है कि एक दो शब्द पकड़े और फिर कुछ भी जो मन में आया जो लिख दिया, बीच में कहीं गाना लिख दिया, बीच में कहीं और कुछ डाल दिया। ऐसा अपन को बिल्कुल भी नहीं करना। आप ईमानदारी से मेहनत करिए, आप ईमानदारी से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, आप ईमानदारी से नोट्स तैयार करिए और फिर उनकी प्रैक्टिस कर करके आप एक अच्छा और बेहतर आंसर लिख करके आइए। और लिखने से बेहतर जरूरी बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि हमें 12th में तो अच्छे मार्क्स लाने ही हैं, परंतु हमें इन चीज़ों को हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए हमारे दिमाग में सेव कर करके रखना है, जिससे कि हम आगे तक हमारे जो इतिहास है उसको समझ सके, उसे जान सके। ऐसा नहीं कि ये पढ़ा और फिर भूल जाए, बस इट्स इनफ। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच बड़ा भारी फर्क है। देखो अब जो दूसरे मुल्क हैं, जो दूसरे देश हैं, उनमें एक पार्टी का प्रभुत्व हो रहा और हमारे देश में भी एक पार्टी का प्रभुत्व हो रहा, परंतु दोनों में काफी डिफरेंस है। दूसरे देशों में जो भारी प्रभुत्व रहा वो कैसे रहा? वहां के संविधान ने कह दिया कि एक पार्टी रहेगी, और कुछ ने कहा कि हाँ अपना लेंगे परंतु अभी लोकतंत्र नहीं, बाद में, तो इसलिए लोकतंत्र को साइड में रख दिया। हमने ऐसा नहीं करा। तो उनमें और हम में काफी डिफरेंस रहा है। तो उनका रास्ता ये था तो हमारा ये, और उनका ये था तो हमारा रास्ता ये था। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। तो दूसरे देशों में जो लोकतंत्र को हटा कर करके, लोकतंत्र की कीमत मतलब लोकतंत्र को बलि चढ़ा कर करके क्या करा गया? एक पार्टी का प्रभुत्व लाया गया। परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में लोकतंत्र को चुना गया, लोकतंत्र में जो समस्याएं सामने आ रही थी उन समस्याओं का सामना किया गया, और लोकतंत्र पर विश्वास बना करके ये माना गया कि नहीं नहीं साहब लोकतंत्र ही बेहतर है, लोकतंत्र से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो एक पार्टी का जो प्रभुत्व है भारत में वो लोकतंत्र के आधार पर ही तय हुआ है, और दूसरे देशों में लोकतंत्र की बलि चढ़ा करके लोकतंत्र की कीमत पर क्या हुआ है? एक पार्टी का प्रभुत्व स्थापित हुआ है। जैसे कि चीन, क्यूबा, सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई। तो चीन देख लीजिए, क्यूबा के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, सीरिया, यहाँ के जो संविधान है वहां पर एक ही पार्टी के देश के शासन की अनुमति दी गई है। तो वहां संविधान ही ऐसा बनाया गया है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा गया है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी, वन पार्टी ही क्या करेगी? उस देश को चलाएगी, वही इलेक्शन लड़ सकती है, उसी के कैंडिडेट उतरेंगे, वही सरकार को चलाएगी। कुछ और देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। अब यहां पर म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में जो पार्टी का प्रभुत्व हुआ वो कानूनी और सैन्य उपायों के कारण हुआ। ठीक है कि भाई सेना के कारण और कुछ कानूनी बातों के कारण वहां पे हुआ। अब यहां पे हमने डेमोक्रेसी को बचाया है, ठीक है ना, हमने लोकतंत्र को बचाया, हमने लोकतंत्र को साइड में नहीं कर दिया। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। तो मैक्सिको के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है। कौन सी पार्टी थी? PRI पार्टी, ठीक है। PRI पार्टी के बारे में पढ़ा था, जिसका 60 साल तक शायद राज रहा, और फाइनली कब हटे? 2000 में जाकर के वहां से वन पार्टी सिस्टम हटा। दक्षिण कोरिया, ताइवान, यहाँ पर भी एक पार्टी वाले प्रभुत्व देश रहा है। ये दूसरे देशों की कहानी। अब हमारे भारत में एक पार्टी का जो प्रभुत्व या एक दल का जो प्रभुत्व है वो किस प्रकार से अलग है? भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी,
इन उदाहरणों से कई अलग है। तो अब इन जितने भी उदाहरण ऊपर पढ़े वो और हमारे भारत में वन पार्टी जो डोमिनेंस रहा है वो दोनों में काफी डिफरेंस है, काफी अलग अलग है। आप एक पार्टी या एक दल भी लिख सकते हैं, एक दल का प्रभुत्व, ठीक है ना, एक दल के प्रभुत्व से काफी अलग है। तो ये हमारा भारत, प्यारा सा भारत, ठीक है। यहां एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ है, तो हमने लोकतंत्र को साइड में नहीं करा, ठीक है। हमने लोकतंत्र को कभी भी साइड में नहीं करा, हमने लोकतंत्र को अपना करके चले हैं और लोकतंत्र के अनुसार ही देश का शासन चला है। लोकतंत्र के अनुसार ही हर 5 साल में चुनाव कराए गए हैं। जिन नेताओं ने हारे हैं उन्होंने भी उस हार को स्वीकार करा है और लोकतंत्र का सम्मान करा है। ऐसा कोशिश नहीं करी कि नहीं भैया क्या हो कि हम लोकतंत्र छोड़ो, हमें ही राजा बनना है या हमें ही शासन चलाना है, हमें प्रधानमंत्री बनना है, ऐसा नहीं है। सबने लोकतंत्र का सम्मान करा है, समय समय पर चुनाव कराए हैं और हार को भी स्वीकार करा है और जीत को भी स्वीकार करा है। तो हमने लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम किया। यहां पर एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ है। अब लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम होने के देखिए 2 अर्थ निकाल सकते हैं। पहली बात तो हमारे देश के संविधान ने यहां पे किसी एक पार्टी को मान्यता नहीं दी कि नहीं साहब एक ही पार्टी का राज रहेगा, जैसे चीन में, क्यूबा में, सीरिया में, वो ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम कहा गया है, जैसे कि क्लास 10th में आप पढ़ चुके होंगे, जहां पे 750 से ज्यादा पार्टियां हमारे निर्वाचन आयोग के पास रजिस्टर्ड है और सबके पास मौका है अपने कैंडिडेट्स उतारो और अगर आप इतने सक्षम हो तो आप लोगों का दिल जीत करके आप सरकार बना सकते हो, कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो उस समय भी 1952 में भी कांग्रेस भी उतरी है, सीपीआई भी उतरी है और जो छोटे मोटे अन्य अन्य दल हैं वो भी उतरे हैं और सबने चुनाव लड़े। किसी पे कांग्रेस ने दबाव नहीं बनाया, किसी पे निर्वाचन आयोग ने दबाव नहीं बनाया कि नहीं साहब इसी पार्टी को जिताना है। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुए और संविधान तो आजादी दे ही रहा था कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना करके चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो एक तो संविधान ने हमें ये दिया और दूसरी बात यहां पे लोकतंत्र के हिसाब से ही निष्पक्ष चुनाव चलते आए। हर 5 साल में चुनाव हुए, निष्पक्ष हुए, सबको मौका दिया गया, तो लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। हमने लोकतंत्र को एक्सेप्ट करा है। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। देखो अब अनेक पार्टियों ने, आप मैंने क्या कहा, सीपीआई भी थी और जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी थी, निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे वो भी खड़े हुए काफी जगह, वो तो सब ने, अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ करी। मुक्त और निष्पक्ष का मतलब होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मुक्त का मतलब है किसी के दबाव में नहीं है। तो अब जो चुनाव आयोग ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराया, तो वो संस्था, वो संगठन बिल्कुल फ्री है, वो किसी के दबाव में नहीं था। वो विधायिका के भी दबाव में नहीं है, वो कार्यपालिका के दबाव में भी नहीं है, वो न्यायपालिका के दबाव में, वो किसी के भी दबाव में नहीं था। उनकी जैसी व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने काम कराया और सभी कैंडिडेट को बिल्कुल फ्री आजादी दी है कि भाई आप जहां से आपको खड़ा होना है आप वहां से खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत करके संसद में या अपनी विधान सभाओं में जा सकते हैं। तो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव हुए, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं हुई। तो यहां पर अलग अलग पार्टियों ने भी अपनी किस्मत को आजमाया, कांग्रेस ने रोकने की कोशिश नहीं करी और हमने देखा कि हर सीट पे करीबन 4 लोग खड़े हो रहे हैं, हर सीट पे करीबन 4 लोग खड़े हो रहे हैं, मतलब अच्छा खासा कॉम्पिटिशन था। कहीं रोका नहीं गया कि इसी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा और इसी को आपको वोट करना है। तो यहां पर अच्छी खासी होड़ चली, अच्छी खासी रेस चली है, परंतु उस रेस चलने के बावजूद भी जो सबसे आगे निकल गई वो कांग्रेस ही निकली और बार बार लगातार जो चुनाव जीतती गई वो कांग्रेस जीतती गई, नो डाउट। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी भी आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है ना। अब तो पता नहीं कुछ खिलाड़ी खेलते हैं या नहीं खेलते, जैसे डेल स्टेन फास्ट बॉलर था, गजब का बॉलर था, अब तो मैं मैच देखता नहीं हूँ, ठीक है, नहीं गजब का बॉलर था, ठीक है, काफी अच्छे खिलाड़ी अफ्रीका के रहे। ओके, आपका कौन सा फेवरेट खिलाड़ी बताइएगा। अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और आपने दक्षिण अफ्रीका के बारे में, नेल्सन मंडेला जी के बारे में और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में जो क्लास 9th की पॉलिटी है उसके चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा। संविधान निर्माण जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्लास 11th की पॉलिटी में तो हमने डिस्कशन कराई था दक्षिण अफ्रीका का, तो दक्षिण अफ्रीका का और भारत का काफी कुछ मिलता जुलता है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। तो अब दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, रंग भेद की समाप्ति हुई कि रंग के आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए, जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसकी समाप्ति हुई। और जब समाप्ति हुई तो नेल्सन मंडेला जी ने एक बहुत बढ़िया बात की। मुझे सच में जितने भी समाज सुधारक पूरी दुनिया में हुए ना, उनमें ये एक बड़ी अच्छी बात लगती है। चाहे आप भारत के समाज सुधारक ले लीजिए, आप नेल्सन मंडेला जी की बात कर लीजिए, आप अमेरिका के मार्टिन लूथर की बात कर लीजिए, इन सब की एक बड़ी विशेषता वाली बात ये रही कि इन्होंने सबने ना एक तो एजुकेशन पे बड़ा फोकस करा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हथियार उठाओ और जो तुम्हें परेशान करते उनको मार दो, किसी ने भी ये नहीं कहा।
अमेरिका में भी जब 64 में 1964 के समय में क्रांति होती है तो वहां पे जो मार्टिन लूथर जूनियर है वो यही कहते हैं कि नहीं, हिंसा नहीं करनी, हिंसा के रास्ते से हम अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे और सरकार को बताएंगे कि हमें अधिकार दिए जाने चाहिए। आप इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में जितने भी समाज सुधारक हो, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं लाठी उठाओ या उठाओ आप मारो, या यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी है वो ये नहीं कहते कि भाई गोरों ने तुम्हें परेशान करा तो गोरों को मारो, ऐसा नहीं है। जब इनको जेल से आजाद कर दिया जाता है और रंग भेद की नीति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है तो ये एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, उस बात पर फोकस करिएगा। इन्होंने क्या कहा कि अब ऐसा नहीं है कि अगर गोरों ने हमारे साथ भेदभाव करा है या गोरों ने हमारे ऊपर अत्याचार करा तो अब हम गोरों पे करें, नहीं, अब ये वो दक्षिण अफ्रीका बनेगा जहां पे गोरों को और कालों को बराबर का सम्मान मिलेगा, श्वेत और अश्वेत को बराबर का सम्मान मिलेगा, किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा। देखिए कितना बड़ा दिल है, इतने समय तक अत्याचार सा, भेदभाव करा, शोषण हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी नहीं साहब कोई बात नहीं, उन्होंने करा है, ठीक है, अब ऐसी व्यवस्था हम लोगों को नहीं लानी, चाहे वो शोषण करे या हम करें, समाज गर्त में ही जाएगा, बुरी स्थितियों में ही जाएगा। ये सभी, चाहे भारत के समाज सुधारकों को देख लीजिए, चाहे अफ्रीका की बात कर लीजिए, चाहे अमेरिका की बात, बस सभी समाज सुधारकों का ये बड़ा दिल रहा है। इतने समय तक अत्याचार शोषण सहने के बावजूद भी नहीं, जिन्होंने अत्याचार शोषण करा है उनके प्रति बड़े ही प्यार पूर्वक और प्रेम पूर्वक उन्होंने अपना भाव दर्शाया। तो ये नेल्सन मंडेला जी की बात है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी दबदबा इसी प्रकार से रहा। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी नेल्सन मंडेला जी की थी। जब इन्होंने रंग भेद की नीति को समाप्त करवाया तो लोगों के मन में एक बड़ा सम्मान नेल्सन मंडेला जी के प्रति था कि नहीं साहब, नेल्सन मंडेला जी ने हमें इस रंग भेद की नीति से आजाद करा दिया है। और यहाँ तक कि रंग भेद की नीति यहाँ ऐसी थी कि हर चीज सेग्रीगेट हुआ करती थी, अलग हुआ करती थी। मतलब ये था कि गोरे लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स थे वो अच्छी क्वालिटी के हॉस्पिटल्स थे, काले लोगों के लिए बेकार क्वालिटी के हॉस्पिटल्स थे, जो श्वेत लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनके लिए वेल जो क्वालिफाइड स्कूल्स होती हैं वो थी, अच्छी बसें थी, और उसके विपरीत सब अश्वेत लोगों के लिए था, ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में फिर इसी पार्टी का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का दबदबा बना रहा। उसी प्रकार से भारत में भी यही कहानी रही। अब भारत में कांग्रेस ने गोरों से आजादी दिलाई, मतलब ब्रिटिशर से आजादी दिलाई, और यहाँ पे गोरे रंग वाले अत्याचारों से आजादी दिलाई। तो दोनों का कहीं ना कहीं एक सेम हिस्ट्री रहा है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी दबदबा अफ्रीका में बना रहा और इंडिया में कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत थी। देखो, अब अगर आपसे कारण पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का प्रभुत्व होने के क्या कारण है, कि शुरुआती चुनाव में आप देखते हैं कि कांग्रेस का दबदबा पूरे भारत में रहा है, तो उसके क्या कारण है? तो पहला कारण तो हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता संग्राम की विरासत रही। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम की विरासत मतलब स्वाधीनता संग्राम को चलाना, और उसके बाद आगे जो उसका मतलब आप कह सकते हैं वारिस था, वो किसको माना गया? कांग्रेस में। कांग्रेस ही आगे लेकर के चल रही, सबके दिमाग में ये था कांग्रेस बस। दूसरा, वो ना लीडर को देख रहे हैं ना और कुछ कर रहे हैं, बस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में ANC है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसका वारिस है, ठीक है, उस राष्ट्रीय आंदोलन को संभालना, उस आजादी को संभाल करके रखना, ये किसका काम हो गया? कांग्रेस पार्टी का हो गया। आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, और जो बड़े बड़े फेमस लीडर रहे, ठीक है, जो आजादी के समय में हर कदम पर आगे चल रहे थे, ठीक है, पुलिस के डंडे खा रहे थे, जेलों में बंद हो रहे थे, जनता की आवाज को उठा रहे थे, वो सारे नेता अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों ने जब देखा था, यार देखो ये नेता तो हमारे लिए बहुत लड़ा था, तो इसको तो वोट देना पड़ेगा। पार्टी कौन सी है जी? अजी कांग्रेस, और जीत लो तो अब तो 100% ही वोट आपको देना पड़ेगा। अगर दूसरी पार्टी को तो फिर भी सोचते अरे यार मन तो कांग्रेस में अटका हुआ है, व्यक्ति पर ये भी बढ़िया है किसको, पर जैसे ही कांग्रेस वालों मतलब ये मान लो 100% मोहर ही लगेगी, इन्हीं को देना है, क्योंकि एक तो बड़े नेता रहे और दूसरा फिर कांग्रेस पार्टी से रहे। कांग्रेस पहले से एक सुसंगठित पार्टी थी। देखो, अब ये दूसरा कारण हो जाएगा, बिल्कुल सुसंगठित पार्टी थी। संगठित का मतलब क्या होता है? एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज थी, ठीक है, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर अपनी पूरी कमेटी थी, भाई ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, हर राज्यों में उनके पूरे मेंबर्स थे, उनके वहां पर हर राज्यों के हिसाब से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हुए थे, हर जगह उनके मेंबर सदस्य हैं वो फैले हुए हैं, उनकी विचारधारा बिल्कुल क्लियर है, मेंटेन है, तो बिल्कुल एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अब भी अपनी रणनीति सोच ही रहे होते थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी, तो कांग्रेस को बिल्कुल क्लियर था ये करना है ये नहीं करना, पर दूसरी पार्टियों को तो अपनी रणनीति बनानी थी, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी थी। जब तक दूसरी पार्टी स्ट्रेटेजी बनाती थी, कांग्रेस तो अपनी स्ट्रेटेजी को लॉन्च कर देता था, क्योंकि उसका तो सब कुछ रेडी है,
उसको तो सब कुछ बिल्कुल रेडी है। तो भैया ये बिल्कुल देखो एक ऐसा है भाई जैसे खाना है, ठीक है, अब मैं हूं जैसे भाई मेरे पास खाना बना हुआ, मुझे बस खाना खाने बैठना ही है और आपको भी खाना बनाना शुरू करना है। तो फिर आपको समय तो लगेगा, आप पहले बनाओगे, फिर ठंडा होगा, फिर उसे खाओगे, पर मेरे पास तो बस बिल्कुल खाना के लिए ही बैठा हूं। तो बस वो कांग्रेस है, कांग्रेस का सब कुछ तैयार है बस इलेक्शन लड़ने, पर उनको भी इलेक्शन लड़ने से पहले जो तैयारियां करनी होती है वो तैयारियां करना बाकी थी। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास अथवा उसके बाद में हुआ। तो जो ज्यादातर पार्टियां हैं तो उनका स्वतंत्रता के आसपास या तो उनका गठन हुआ, वो बनी, या स्वतंत्रता के बाद हुआ। तो आसपास भी हुआ तो उस समय स्वतंत्रता से पहले तो सबके लिए कांग्रेस ही सब कुछ थी, तो कांग्रेस से जुड़े थे, ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आज के समय में हाथ। कांग्रेस को अव्वल और एकलौता होने का फायदा मिला। तो कांग्रेस को अव्वल, ठीक है भाई, सबसे पहला, बस मैं हमारे अलावा कोई नहीं, और एकलौता था, कोई दूसरा और कोई था नहीं, तो इसलिए सबसे आसान हो गया। मतलब आप सुसंगठित भी, ये भी पॉइंट हो सकता है, और इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि नो ऑपोजिशन पार्टी, कोई विरोधी दल ना होना, ठीक है, किसी विरोधी दल का ना होना। आजादी के वक्त तक ये पार्टी देश में चाहू और फैल चुकी थी। फिर इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका था। तो ये पार्टी आजादी के समय तक क्या है, बिल्कुल चाहू मतलब चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सारी जगह फैले हुए थे इनके सदस्य, ठीक है, और फिर स्थानीय स्तर तक, लोकल लेवल तक भी ये पहुंच चुके थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आजादी के आंदोलन की अगवा रही थी और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी। तो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस का इंपॉर्टेंट रोल रहा, उसकी लीडरशिप कांग्रेस ने करी आजादी के आंदोलन की। तो उनकी जो प्रकृति है या जो उनका नेचर है वो सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की रही, ठीक है। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जिसमें सारी विचारधाराएं समाहित हुई हैं। जैसे कल के लेक्चर में मैंने कहा कि ये जो एक गार्डन है, इस गार्डन में हर प्रकार का फूल है, इसमें आपको हर प्रकार, मतलब ये जो गार्डन है, ये गार्डन जो है वो कांग्रेस है, और इसमें जो फूल है वो हर अलग अलग विचारधारा है। इसमें अगर आप वामपंथी हो तो भी इसमें है, दक्षिणपंथी है वो भी है, समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है, ठीक है, हर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस सबको मेल जोल करके चल रही थी, कांग्रेस सबको साथ लेकर के चल रही थी। तो अब पढ़ते हैं कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। यह मतलब कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का एक सब पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहले एक बार हेडिंग को बड़े ही अच्छे से हमें समझना जरूरी, एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। एक एक को अच्छे से समझते, पहले सामाजिक को समझते फिर विचारधारात्मक को समझते। देखो बच्चों, जब 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, जब कांग्रेस का गठन हुआ, शुरुआत में जो कांग्रेस बनाई गई उस कांग्रेस का ब्रिटिशर्स का ये उद्देश्य था कि वह कांग्रेस एक ऐसे दल हो जो बनाया जाए और ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में क्या हो रहा है वो हमें बताया जाए, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे जैसे अब जैसे देखिए आप आजकल की जितनी पार्टियां हैं उनके क्या होता है, हर राज्य में भी पार्टियां होती है। जैसे अब जो नेशनल लेवल के लीडर हैं, अब उनको ये नहीं पता कि राजस्थान में लोगों की क्या समस्या है, यूपी में लोगों की क्या समस्या है। जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो समझ में आ जाएगी, पर एक लोकल लेवल पे क्या समस्या है, तो लोकल लेवल तक मतलब वो अपनी पार्टी को फैलाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में जब कांग्रेस का गठन करा गया था तो ब्रिटिशर्स को यह था कि हमें, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी और यह था कि हमें एक ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट पता चल जाए कि लोग एक्चुअल में चाहते हैं क्या है, फिर उस हिसाब से शासन चलाया जाए। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बनी। ये कांग्रेस जब बनी तो ये कांग्रेस से शुरुआत में लिटरेट लोगों का, शिक्षित लोगों का संगठन था। हम कह सकते हैं जो बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों का संगठन था। यह उस समय अमीरों का संगठन था, हम कह सकते हैं अमीर वर्ग के लोगों का संगठन था। यह हम कह सकते हैं कि उस समय अपर कास्ट के लोगों का संगठन था। हम कह सकते हैं ये उस समय पुरुषों का संगठन था। हम ये कह सकते हैं उस समय जो शहर के धनी लोग हैं उनका संगठन था। हम कह सकते हैं ये उस समय उद्योगपतियों का संगठन था, किसानों का नहीं। तो अगर कांग्रेस जब शुरू हुई थी, जब शुरुआत हुई कांग्रेस की, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ समाज के ऊंचे तबके के लोग हैं उन्हीं के लिए था, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो उच्च जाति के लोग, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो शहरी धनी हो, चाहे उद्योगपति हो, इन्हीं के लिए था। मतलब एक कह सकते हैं इलाइट जो पार्टी है, जो एक बड़ी, जो बड़े वर्ग, बड़े लोगों की जो पार्टी है वो पार्टी कांग्रेस थी। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे आंदोलन हुए, आंदोलन होना भारत में शुरू हुए, और विशेष करके जब महात्मा गांधी जी भारत आए और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी, और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब बापू 1915 में आते हैं और 1916 फरवरी में एक जगह वो भाषण देते हुए कहते हैं कि
सभी लोगों का जो फोकस है वो बड़े लोगों पर है, बड़े लोगों पर ना होकर करके फोकस होना चाहिए, किसानों पर होना चाहिए, मजदूरों पर फोकस होना चाहिए। इनके बिना हम कभी भी आज़ादी नहीं पा सकते। तो धीरे धीरे जो फिर आइडियोलॉजी है जो कांग्रेस की वो बदलती जाती है। फिर कांग्रेस जब आंदोलन शुरू करती है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, अब धीरे धीरे कांग्रेस क्या कर रही है, सभी को जोड़ती जा रही है। लिटरेट भी है, पढ़ा लिखा भी है, अशिक्षित को भी कांग्रेस ने जोड़ा, अमीर को तो जुड़ा हुआ है, गरीब को भी कांग्रेस ने जोड़ा, उच्च जाति के लोगों को जोड़ा, दलित और पिछड़ों को भी कांग्रेस ने जोड़ा, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी कांग्रेस ने जोड़ा, शहरी धनिक के अलावा शहरी गरीब के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ा, उद्योगपतियों के साथ साथ किसानों को भी जोड़ा। तो अब कांग्रेस क्या बन चुकी है, कांग्रेस एक तरीके से हम कह सकते हैं जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में सातों जो रंग है वो पाए जाते हैं, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कांग्रेस में समाज के सभी वर्ग पाए जाएंगे। तो जब आंदोलन यहां पे शुरू होने लगे 1919 में, 1929 तक, उस समय तक कांग्रेस एक तरीके से एक इंद्रधनुष बन चुका था, जिसमें हर जो समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, वो कांग्रेस में जुड़ चुके थे। चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, सबको जोड़ लिया। तो यहां पर कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन बन चुका था, हर समाज के वर्गों को जोड़ लिया। हाँ, स्टार्टिंग में माना कि कांग्रेस एक बड़े वर्गों के लिए था, परंतु धीरे धीरे कांग्रेस ने सबको जोड़ने का प्रयास किया और सबको जोड़ने में सफल भी कांग्रेस रहा, और कांग्रेस एक इंद्रधनुष की तरह बन गया, सभी समाजों को एक साथ जोड़ लिया, और सभी समाजों को जोड़ते 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 भारत को आजादी की ओर लेकर के गया। तो एक पॉइंट यहां पर बोला सामाजिक गठबंधन, यहां क्लियर। अब दूसरा फिर बोलते हैं कि विचारधारात्मक गठबंधन। सामाजिक का आपको क्लियर हो गया होगा कि समाज में जो भी वर्ग है उन सबको कांग्रेस ने जोड़ लिया, कांग्रेस में हर समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व था, सब उसमें थे। विचारधारात्मक का मतलब क्या हो गया, कोई से भी जो विचारधारा हो, हर विचारधारा का व्यक्ति उसमें जुड़ा हुआ था। अब कौन कौन सी विचारधारा है सर, विचारधारा अगर मैं कहूं उदारवादी लोग हो वो भी है, ठीक है, उदारवादी भी है, पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है, समाजवादी भी है, उदारवादी है, पूंजीवादी है, वामपंथी भी है जिन्हें हम कम्युनिस्ट कहते हैं या लेफ्टिस्ट भी कहा जाता है, दक्षिणपंथी भी है जिन्हें राइटिस्ट कहा जाता है। ये आप लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, वामपंथी और दक्षिणपंथी, जो इसी किताब का चैप्टर 3 है वहां पढ़ेंगे। मैं पर थोड़ा सा ओरली आपको बता देता हूँ। वामपंथी ऐसा कहा जाता है, ये लेफ्टिस्ट, इंग्लिश में लेफ्टिस्ट और इंग्लिश में राइटिस्ट दक्षिणपंथी को कहा जाता है। वामपंथी का ऐसा है, ये समाज के जो बहुत पीछे रह चुके हैं लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए, गरीब वर्ग के लोग हो गए, उनके लिए काम करने का रास्ता अपनाते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि सरकार सबसे ज्यादा उन वर्गों के लिए काम करे। दक्षिणपंथी का यह है कि मार्केट बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जिसको जो काम करना हो वो करे। मतलब हम कह सकते हैं इनकी जो विचारधारा तो सिर्फ पूंजीवाद वाली विचारधारा है, इनकी जो है समाजवाद वाली सी विचारधारा। परंतु अगर आज जैसे अगर हम कहें वामपंथी में कहें तो वामपंथी में जो जितने भी साम्यवादी जो दल हैं भारत के, उनको वामपंथियों में जोड़ा जाता है। दक्षिणपंथी में उदाहरण बीजेपी का दिया जाता है। फिर सर कांग्रेस किसमें, कांग्रेस मध्य में है, सेंट्रिस्ट है कांग्रेस। कांग्रेस ना पूर्ण रूप से वामपंथी है ना दक्षिणपंथी है, वो एक मेल जोल बना करके विचारधारा को चलाने वाली पार्टी। तो उस समय विचारधारात्मक भी गठबंधन था, सामाजिक गठबंधन के साथ साथ विचारधारात्मक भी गठबंधन था। हम कह सकते हैं कि शुरुआत में एक पर्टिकुलर विचारधारा को कांग्रेस फॉलो कर रही होगी, परंतु धीरे धीरे वो सभी की जो विचारधारा उसको संभाल लेती है, सभी की विचारधारा को मिला लेती है। ठीक है, अगर कोई किसान क्या चाहते हैं उनकी विचारधारा को भी अपनाया है, उद्योगपति क्या चाहते हैं उसकी विचारधारा को भी अपनाया है, इस वर्ग के लोग क्या चाहते हैं उनकी विचारधारा को भी अपनाया है। सिर्फ लोगों को मिलाने का काम नहीं करा, यहाँ पे जो उनकी विचारधारा है उन विचारधाराओं को भी उसने मिलाया है। तो कांग्रेस एक रूप से सामाजिक गठबंधन भी था और विचारधारात्मक भी गठबंधन भी था। तो ये क्या दर्शाता है कि कांग्रेस पूर्ण रूप से संपूर्ण था। कांग्रेस कब में मतलब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हो रहा था। भारत का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो कांग्रेस से ना जुड़ा हो, भारत में ऐसी कोई विचारधारा ना थी जो कांग्रेस से ना जुड़ी हो। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस उस समय कहीं ना कहीं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो यह भी एक कारण रहता है कि कांग्रेस को शुरुआती दौर में उसका प्रभुत्व चलता रहता है, उसका डोमिनेंस चलता रहता है। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ। उस वक्त वह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भरती, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। अब 1885 में जन्म हुआ, जब वो नवशिक्षित पढ़े लिखे लोगों का, कामकाजी है, व्यापारिक वर्ग है, उनका एक हित समूह था। परंतु जो 20वीं सदी में
आंदोलनों की शुरुआत हुई तो सबको जोड़ना शुरू किया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। फिर कांग्रेस ने एक जनव्यापी, ठीक है, जनता के लिए काम करने वाले एक बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने अपना रूप ले लिया। शुरू में कांग्रेस अंग्रेजीदा मतलब जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उनका पार्टी थी। अगड़ी जाति, जो ऊंची जाति के लोग हैं उनकी पार्टी थी। उचले मध्य वर्ग के लोग, मतलब आप कह सकते हैं जो बिल्कुल मिडिल क्लास में भी जो सबसे टॉप है, अमीर है, उनके, शहरी अभिजन जो शहरों में रहते हैं उन लोगों का बोलबाला कांग्रेस पार्टी में ज्यादा था। मतलब आप कह सकते हो जो समाज का जो पिछड़ा तबका है उसका बोलबाला यहाँ पे नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाया उसका सामाजिक आधार बढ़ा। तो धीरे धीरे स्पेशली महात्मा गांधी जी के बाद भारत आने के बाद कांग्रेस का जो सामाजिक क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस ने करी और सफल भी हुई। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को भी एक साथ जोड़ा। अब देखो जो विरोधी थे ना, एक दूसरे के विरोधी, उनको भी एक साथ जोड़ा। अब वामपंथ दक्षिणपंथ दोनों विचारधारा अलग अलग, पर दोनों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करी। पूंजीवाद समाजवाद दोनों अलग अलग विचारधारा पर साथ लेने की कोशिश करी। तो परस्पर जो विरोधी है उनको भी जोड़ने का काम कांग्रेस ने करा। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति भी हैं, शहर के बाशिंदे और गांव के निवासी भी हैं, मजदूर और मालिक भी हैं, और मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली है। तो चाहे वो किसी वर्ग का हो, सबको जगह यहाँ पर अब कांग्रेस में समय के साथ मिलने लगी। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व वर्ग भी विस्तृत हुआ। इसका नेतृत्व वर्ग अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। तो अब कांग्रेस का जो नेतृत्व वर्ग है, ठीक है, जो कांग्रेस में जो लोग हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। सबको नेतृत्व करने का मौका मिला, सबको लीडरशिप करने का मौका कांग्रेस ने दिया है। इसमें खेती किसानी की बुनियादी वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। तो अब जैसे जैसे लीडरशिप का जब मौका मिला तो जो खेती किसानी की बात करने वाले हैं वो भी नेता बन करके देश के सामने आए। जो गांवों में रहते हैं, गांव की तरफ उनका रुझान ज्यादा है, वो नेता भी देश के सामने आते हैं। आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। अब आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी, ठीक है, तो मैं कहता हूं रेनबो की तरह एक सामाजिक गठबंधन बन चुका था। बिल्कुल हर वर्ग के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, सब जाति के, सभी धर्मों के, सभी भाषा क्षेत्रों के, ठीक है, पुरुष, महिला, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अशिक्षित, सब उसमें जुड़ गए हैं, ठीक है ना। सबके हितों की बात करने के लिए अब कांग्रेस हो चुकी है। तो सामाजिक गठबंधन से जो भारत की विविधता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो भारत की विविधता देखनी है तो कांग्रेस को देख लो। उस समय कांग्रेस में हर व्यक्ति है, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति उस समय कांग्रेस में है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, काफी ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में रहे जो उस समय कांग्रेस के कट्टर आलोचक भी रहे, जो कांग्रेस की काफी बुराई करते थे, कांग्रेस की आलोचना करते थे। परंतु देखिए उस समय की राजनीति में क्या डिफरेंस था, अगर आलोचक भी है ना और अगर उसमें यह है कि नहीं वो देश के लिए बड़ा ही जरूरी है तो उसको भी सम्मान दिया गया। जैसे मैं बात करूं, जब पहला 1947 में आजाद होने के बाद एक मंत्रिमंडल बनाया गया तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के कड़े आलोचक थे पर उनको कानून मंत्री बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के कड़े आलोचक थे परंतु उन्हें भी मंत्री का पद दिया गया। तो उस समय राजनीति इंपॉर्टेंट नहीं थी, उस समय इंपॉर्टेंट था कि नहीं देश का विकास होना चाहिए। अब चाहे आप हमारी आलोचना करो, हम आपकी आलोचना करें, कुछ भी हो, पर अभी देश की आगे बढ़ाना जरूरी है और उसमें हमें आपकी आवश्यकता है, इसलिए हम जुड़ेंगे। और देखिए अब जो विरोध में है, जब देश की बात आई तो फिर वो एक भी हो गए, ठीक है चलो कांग्रेस की जो भी विचारधारा हो हमारी विचारधारा के साथ ना मिलती हो पर इट्स ओके, देश की बात है, हम आप लोगों के साथ लगेंगे। इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक में एक कर दिया। अब काफी समूह ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहचान को कांग्रेस की पहचान को मिला लिया। मतलब मेरे समूह की बात मतलब कांग्रेस की बात, मतलब अपन और कांग्रेस एक ही है, एक है, अलग अलग नहीं है। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। देखो अब हो सकता है कभी कभार एक नहीं हुआ, जैसे यहां पर एक कर लिया, ऐसा हो सकता है कि अपनी विचारधारा को कांग्रेस में एक ना करो। मतलब जैसे मैं कहूं भाई मैं और कांग्रेस एक ही तो बात है, हम दोनों की विचारधारा सेम ही है, ऐसा नहीं। और कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि जैसे भाई हमारी ये विचारधारा एक नहीं, हाँ मैं हूं कांग्रेस का ही पार्ट, परंतु हो सकता है मेरी थोड़ी सी आइडियोलॉजी अलग हो, मेरा लोगों को बताने का समझाने का जो तरीका हो वो अलग हो, पर है कांग्रेस का भाग, कांग्रेस का ही अंग है। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। तो कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी, वो पूरे विचारों से बनी हुई थी, हर प्रकार का विचार कांग्रेस में था। कांग्रेस के ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, जो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी है उनको भी रखा और जो शांतिवाद की बात करते हैं उनको भी रखा।
कंजर्वेटिव को भी रखा और रेडिकल को भी रखा। कंजर्वेटिव का मतलब जो पुराने विचार रखते हैं ऐसे लोगों को भी रखा और रेडिकल भी रखे। गर्मपंथी और नरमपंथी। नरमपंथी जिनका यह मानना था कि आजादी के आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और गर्मपंथी नहीं मार देंगे और मर जाएंगे। दक्षिणपंथी वामपंथी में बता चुका हूं, हर धारा के मध्यम मार्गों को समाहित किया गया, तो सबको जोड़ा गया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह हित और राजनीतिक दल तक आज उठते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले लेते थे। तो कांग्रेस एक क्या था, मंच था, एक प्लेटफॉर्म था, एक प्लेटफॉर्म था। उस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग समूह जुड़ जाते थे, अलग अलग हितों को मानने वाले लोग जुड़ जाते थे, अलग अलग राजनीतिक दल चलाने वाले लोग भी जुड़ जाते थे। क्यों? क्योंकि देश की आजादी की बात थी, देश को आगे बढ़ाने की बात थी। आजादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाजत थी। तो आजादी से पहले ये इजाजत थी कि भाई आपकी विचारधारा जो भी हो, आपका जो भी संगठन जो भी पार्टी है वो कांग्रेस के अंदर रखो। जैसे हमने देखा था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर ही चल रही थी, ठीक है। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे, इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाद में कांग्रेस से अलग हो गए और विपक्षी दल बने। हाँ, इन सभी संगठनों का, इन सभी पार्टियों के अपने अपने संविधान थे, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, पर और इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। पूरा जो स्ट्रक्चर था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब भी अलग अलग था। जैसे कि हम बात करें सीएसपी की, सीएसपी 1934 में बनी, पर वो अभी कांग्रेस का भाग है, वो भी कांग्रेस का भाग है। परंतु 1948 में आकर के कुछ बदलाव कांग्रेस ने अपने संविधान में करे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में करे, फिर यहां से सीएसपी बाहर आकर जाती है और जो सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले ना पाई, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर ले जाती थी। देखो, अब कांग्रेस चाहे हो सकता है अलग अलग विचारों को, अलग अलग मतभेद जो होते थे उनको कभी नहीं सुलझा पाई, परंतु उस सुलझा भी नहीं पाई तो अलग भी नहीं करवाया, सबको साथ लेकर के चले, ठीक है। और सबको साथ लेकर करके जीतती गई कांग्रेस, ठीक है। शुरुआत के चुनाव हो आगे तक एक आम सहमति पर कांग्रेस कायम हमेशा रहती थी। चलिए, तो आज के लेक्चर में अपना इतना ही, ओके। और आपको कोई भी डाउट हो या आपका कोई सवाल हो जो आपको पूछना हो, या कहीं ऐसा लगता है कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपका कोई ऐसा सजेशन हो या आपकी कोई ऐसी मन में बात हो जो उदाहरण आर्ट्स के प्रति हो, वो भी बताएं। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है वो भी बताएं, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। आज ये जरूर बताएगा कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाले लेक्चर्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिए। ये परिवार जितना बड़ा हो जाएगा उतना ही हमें पढ़ने में मजा आएगा। एक तो आपका भी कंपटीशन बढ़ेगा कि हाँ देखो यार, वो बच्चा इतनी देर पढ़ करके इतने मार्क्स लेकर के आ रहा है, मैं इतने नहीं लेकर के आ रहा। तो कंपटीशन में ही मजा आता है, कंपटीशन भी हो जाएगा और पढ़ने में फिर और सजेशंस आएंगे, हम और बेहतर बनेंगे, तो आप सबको मजा आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।